आपने देखा कि हमने कैसे एक छोटे से आगाज को एक आगे बढ़ते हुए, पिछले पार्ट को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो द वीडियो इज ऑलरेडी आउट, आप उसको जाकर के देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। राइट दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे मंगल पांडे को फांसी दी जा रही है और कैसे वो एक छोटी सी चिंगारी एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ी आग बनती है। तो प्रकाश, ये बताओ कि लास्ट में हमने तो कॉजेस समझ लिए, कारण समझ लिए कि क्यों कैसा क्यों हुआ था 1857 का वॉर। आज आप आगे से बताइए कि मंगल पांडे को जो फांसी दी गई उसके बाद कैसे चीजें बदलती गई। सो लेट्स राइट स्टार्ट विथ यू। सो मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाती है। उनकी जो कुर्बानी रहती है वो व्यर्थ नहीं जाती है और एक बहुत बड़ी आग में उनकी कुर्बानी फैलती है। और धीरे धीरे अगर आप इस मैप को देखेंगे तो धीरे धीरे जो गंगा यमुना जो द्वाब जो एरिया है वहां से फैलता हुआ, बंगाल से फैलता हुआ ये पूरा जो रिवोल्ट था, ये जो पूरा रिबेलियन था, ये अब पहुंचने लग गया है दिल्ली। सो कानपुर, लखनऊ, यहाँ होते होते सारे जितने भी सिपॉइज थे इन सबको लेते हुए अब ये दिल्ली पहुंच गया था। दिल्ली में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो मेरठ की बात है, जहाँ पे मेरठ में जो इनकी जो लोकल बटालियन थी वो ब्रिटिशर्स को मारने के बाद इसी बीच यहाँ पे एक बीबी घाट करके जो मैसेकर होता है, वहां पे बड़ी तादाद में अंग्रेजों को मार दिया जाता है, किसी को नहीं छोड़ा जाता है। आप इमेजिन करिए कि अब अंग्रेजों को लग रहा था कि अब तो गए, कि भैया हर जगह हर तरफ लाश ही लाश बिछी थी, अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और सैनिकों के अंदर एक गुस्सा था। इसी बीच सारे सैनिक पहुंचते हैं अपने दिल्ली में। दिल्ली में 82 साल का एक राजा, मुगल एम्पायर, जो बस सांस ले रहा था, उसको कुछ नहीं हवास था, ना होश था ना हवास था, उसके गेट के सामने जाके पहुंच गए सारे सिपाही। और रातों रात जहां पे से अंग्रेज रूल कर रहे थे वहां पे अंग्रेजों का पतन करते हुए, उनका खत्म करते हुए एक नया मुगल एम्पायर को घोषित कर दिया जाता है। वो था 82 ईयर्स ओल्ड बहादुर शाह जफर। ओके, सो मन में ये विश्वास उनके रहा होगा कि चलो अपने राजा के पास चलते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं माइंड सेट में था ही कि हमारे राजा अभी भी मुगल सी हैं राइट 1857 तक भी। राइट सो वेरी ट्रू। मेरे हिसाब से 82 साल का वो बुजुर्ग अब शायद अपने आप को वो भले ही राजा नहीं समझ रहा हो, बट पब्लिक ने तो एक उम्मीद के साथ उनके पास पहुंचे और पूरे सब लोग को एक तरफ से मारते हुए वो दिल्ली तक पहुंचे। ठीक है सुकाश, जैसा कि तुमने बीच में बताया कि कानपुर में एक मैसेकर हुआ था। कानपुर स्टिल इट होल्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी ट्रू। पार्ट इन आवर हिस्ट्री, इट्स अ ओल्ड सिटी, है ना? तो थोड़ा ये कानपुर में जो विद्रोह हुआ इसके बारे में क्या बता रहे थे आप? कानपुर को जो पहले के टाइम था उसको कौनपुर बोलते थे, CAWNPORE, तो इसका स्पेलिंग पहले वैसे होता था। अराउंड लगभग 300 आदमी, ब्रिटिश आर्मी वहां पे बच्चे और उनके साथ रहते थे। और वहां पे जो सत्ती चौरा घाट है उसको, ये वो जो घाट है वहां पे इस नाम से इस घाट को जाना जाता था। और वहां पे लार्ज मैसेकर हुआ। बिकॉज क्या हुआ ना कि सडनली जो वहां के जो लोकल लोगों का जो गुस्सा था वो एकदम से निकल के आया और उन्होंने किसी को नहीं देखा, ना वहां पे जगह देखी, ना वहां पे कौन था सामने, इन सबको देखे बगैर वो लोग मारना चालू कर दिए। एंड द रिबेलियन वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना साहिब, जो अपने आप को पेशवा घोषित कर दिए थे। जो मराठास थे वो ब्रिटिशर्स के हाथ से हार गए थे और पेशवाशिप जो चली गई थी, अब वो मराठा एक जो सेगमेंट था वो कानपुर में रहने लग गया था अंडर लीडरशिप ऑफ नाना पेशवा, नाना नाना साहेब। और नाना साहेब फिर वहां से अपने आप को लीड करते हैं और वो एक मौका सोचते हैं कि अब मैं यहाँ से ब्रिटिशर्स को हरा दूंगा और मैं वापस से मराठा एम्पायर अपने हाथ में ले लूंगा। बिल्कुल, ये नाना साहेब का आपने लिया, नाना साहेब का कहीं ना कहीं रोल झांसी के तरफ भी आता है। वेरी ये जो ट्रू। पूरी लड़ाई है, जो हम लोगों ने हमेशा सुना है कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये राइट। झांसी का किस्सा क्या है 1857, थोड़ा सा इसको बताओ आप। तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो जो रिवोल्ट था, जो मैसिव रिवोल्ट था, वो एक सेगमेंट लीड कर रहा था, वो थे सिपाही, सिपॉइज रिवोल्ट था। इसीलिए कहीं कहीं क्वेश्चन भी उठता है स्टोरीज के बीच में, क्या किया ये सिर्फ एक छोटा रिवोल्ट था, क्या ये सिपाहियों का रिवोल्ट था? बट नहीं, अगर अब आप देखेंगे जैसे कानपुर में फैला, लखनऊ में फैला और फिर झांसी, लखनऊ में मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद, फिर झांसी। झांसी में भी क्या हुआ था, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका जो राज था, जो उनका जो पूरा साम्राज्य था, वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया था। फिर इसी बात पे जो झांसी जो रानी थी, उन्होंने बोला कि यार
ऐसे कैसे आप हमारा पूरा साम्राज्य ले सकते हो, मेरे पास मेरा बेटा है। अंग्रेजों ने उसको मानने से मना कर दिया था बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ डलहौजी। सो अंग्रेजों ने ये मानने से मना कर दिया कि नहीं, हम आपके लड़के को नहीं मारते। फिर इसीलिए फिर जो रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने बोला कि मैं लड़ूंगी, मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे लड़ती हूँ। और इसीलिए एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने भी कहा है, जो वहां के जनरल थे, कि लड़े तो बहुत बट लड़ा सिर्फ एक मर्द, वो थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी। सो शी फॉट वेरी ब्रेवली। एट द एंड शी डाइड ऑन द बैटलफील्ड विथ हिज सन, बट शी डाइड फेरोसली। बिल्कुल। तो झांसी के बाद ये लखनऊ वाली क्या कहानी थी बीच में अभी? तो लखनऊ में जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि धीरे धीरे हर राज्य के लोग हड़पते थे। तो हेनरी लॉरेंस जो थे वो जाके लखनऊ को भी कब्जे में ले लिया। और जो वहाँ के जो लास्ट रूलर थे, वाजिद अली शाह, उन्होंने पूरा राजपाट त्याग दिया, अपनी बेगम को दे दिया। फिर बेगम हजरत महल ने जब ये देखा कि हमारे ये जो पूरा राज है उसके साथ क्या हो रहा है, हम ही ने इनको बनाया था अंग्रेजों को, और अभी हमारे ऊपर ये रूल कर रहे हैं। So she fought. So here comes the two ladies, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। इन दोनों ने 1857 में दो बड़े रिवोल्ट को लीड किया था। बिल्कुल। सो दोस्तों, यूजुअली हम लोग सिर्फ महारानी लक्ष्मीबाई झांसी को जानते थे हम लोग, बट साथ में ही बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ की थी, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो राइट। दीज टू लेडीज आर फाइटिंग अगेंस्ट एक बहुत बड़े साम्राज्य, एंड द स्टोरी बिगिंस। फाइनली ये लोग 82 इयर्स ओल्ड राजा के पास, बादशाह के पास, सो कॉल्ड मुगल एम्परर के पास पहुंचते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ, मतलब फर्दर जब सिपाही पहुंचे उसके बाद क्या? देखिए, कहीं ना कहीं राजा जो जो था उसके पास एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। 82 ईयर्स ओल्ड से आप क्या सोचेंगे कि क्या करेगा। इसी बीच जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को रीग्रुप करने लगे थे। पंजाब से इनके पास फौज आने लग गई थी कि अब ये लोग अब वापस से मिलिट्री बुलाने लग गए थे। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के पास एक एडवांटेज ये था कि वो कंटिन्यूअस वॉर्स लड़ रहे थे इंडिया में इंडियंस के अगेंस्ट, तो उनके पास एक एज था। सो सितंबर 1857 इन्होंने वापस से रीग्रुप किया अपने आप को और दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया। सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए ही दिल्ली जो था वो मुगल बादशाह के पास था। यहाँ पे जब उन्होंने रीग्रुप किया तो ब्रिटिशर्स को फिर ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्स दिखाई। बहादुर शाह जफर के सामने उनके जितने भी बेटे थे 3-4, उन सबको तोप से बांध के उड़ा दिया गया। इमेजिन करिए, दिल्ली जहां पे पिछले 200 साल से मुगल राज कर रहे थे, वहां पे उनके लड़कों को, उनके प्रिंस को तोप के सामने उड़ा दिया जाता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की आंखें नोच ली जाती हैं। इमेजिन द ओके। फ्लाइट। और फिर इनको रंगून भेज दिया जाता है। धीरे धीरे हर जगह, वेदर इट्स लखनऊ, झांसी, आरा, बरेली, हर जगह धीरे धीरे ये पूरा जो मूवमेंट था इसको क्रश करना चालू किया। धीरे धीरे जैसे ये लोग वैसे दिल्ली जीता था, एक साइकोलॉजिकल इनको विक्ट्री मिली। हर जगह धीरे धीरे ये लोग पूरे जो रिवोल्ट था उसको क्रश करना चालू कर दिया। बिल्कुल। तो फाइनली जो एक उम्मीद थी, एक चिंगारी जो भड़की थी, धीरे धीरे उसे अंग्रेजों ने दबा दिया, ऐसा लग रहा है। राइट। तो ठीक है, अंग्रेजों ने दबा दिया, बट इसका इस फाइट का कुछ तो सिग्निफिकेंस हुआ होगा भाई, कुछ तो महत्व होगा कि भाई इतना बड़ा युद्ध किया गया, इतनी बड़ी एक सिपाहियों द्वारा, फिर इतने सारे राजा महाराजा मिले, तो एट द एंड कुछ तो सिग्निफिकेंस आया होगा। डेफिनेटली, क्यों नहीं आया, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था। सबसे पहली बात, ये एक प्रेशर रिलीज पॉइंट था कि यार जो अंदर बैठा था वो प्रेशर रिलीज पॉइंट था। सेकेंडली, हम लोग को भी दिखा कि यार हाँ, वी कैन फाइट ब्रिटिशर्स, जो पिछले 100 साल से इतना ज्यादा प्रताड़ना कर रहे थे, गन लेकर आए, ये लेकर आए, बट वी कैन फाइट ब्रिटिशर्स ऑल्सो विथ आर माइट, विथ आर विल पावर। थर्डली, जो एक हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी दिखाई दी वो बहुत बड़ी यूनिटी थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हमेशा से एक उनका जो पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल, इसको ये मात देती है कि हाँ, वी कैन बी यूनाइटेड फॉर द इंडिपेंडेंट कंट्री। ऑल्सो फोर्थ, एक जो इंडिपेंडेंट कंट्री का जो वो आया कि हाँ यार, ये जो भारत है, इस भारत को हम लोग निकाल सकते हैं अंग्रेजों के कब्जे से। तो इंडिपेंडेंट कंट्री, जो स्वतंत्रता की जो एक तस्वीर देखी थी, वहां से वो से शुरू होना चालू हुई थी। ऑल्सो ये पहली बार ऐसा हुआ था ब्रिटिशर्स के लिए कि उनको कोई सेटबैक दिखा था 1757 के बाद। सो 1757 से 1857, पिछले 100 सालों में
ब्रिटिशर्स ने कोई हार, और यह कहता ये उनके लिए पहला ड्रॉबैक था। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये जो रिवोल्ट था ये मजबूर किया ब्रिटिशर्स को कि वो अपना मुखौटा हटाएं, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मुखौटा हटा, और जो ब्रिटिश पावर थी अब वो फोर फ्रंट में आई विथ 1858 गुड गवर्नेंस एक्ट। अब वो जो मुखौटा था वो हट चुका था। नाउ इंडिया विल बी रूल्ड डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन विथ गुड गवर्नेंस एक्ट। ओके, सो फाइनली हम ये नहीं कह सकते कि वो चिंगारी दबा दी गई पूरी तरीके से, ऑल्दो अंग्रेजों ने कोशिश बहुत की कि हम उस आग को छुपा दें, बट कहीं ना कहीं वो उस आग ने ये काम किया कि उनका असली चेहरा, उनका मुखौटा जला दिया और उनका असली चेहरा लोगों के सामने ला दिया। तो दोस्तों ये था पार्ट 2। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आगे की स्टोरी में हम ये जानेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स अब अपना असली रंग दिखा रहे हैं और धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर रहे हैं। बट फाइनली याद रखिएगा 1947 में हम सब आजाद हो गए और आज हम सब एक आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। कई लोगों ने कुर्बानियां दी, आपने सुना प्रकाश के द्वारा कितने सारे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करिए कौन सेक्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस सीरीज में बने रहिएगा। 15 अगस्त को हम लास्ट एपिसोड रिलीज करेंगे। हर दिन एक नई कहानी, भारत देश की कहानी 57 से 47 तक की। विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।